विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हम स्वर के विषय में पढ़ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में। व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो किसी की सहायता नहीं लेते। लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए क, ये क वर्ण है, क व्यंजन है। इसमें क और अ, अगर हम क और अ का उच्चारण करेंगे तब क बनेगा। क का उच्चारण करके देखिए, क, र, ट, इसमें अ आ रहा है, यानी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम हलंत लगा देते हैं तब वे स्वर रहित हो जाते हैं, इनमें और स्वर नहीं रहता। तो हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। पांचों वर्ग जो हैं वे स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन। प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों के माध्यम से होता है। वायु मुंह के विभिन्न माध्यमों से गुजरती है, भागों से गुजरती है, उन्हें स्पर्श करती है। स्पर्श यानी छूती है, उसके बाद मुंह से तेजी से निकल जाती है और उसके बाद क्या होता है, वर्णों का उच्चारण हो जाता है। तो इन वर्णों का उच्चारण वायु के स्पर्श को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर वायु जीभ से टकरा के निकले, यदि दांत से टकरा के निकले, तालू से टकरा के निकले, कंठ से टकरा के निकले, ओठ से टकरा कर निकले, दांत से टकरा कर निकले, मूर्धा से टकरा कर निकले, तो उनका नामकरण उसी हिसाब से होता है। अभी देखिए, स्पर्श व्यंजन है, यानी वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है और जो व्यंजन उच्चारित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग है, क से लेकर अंग तक, ये कंठ व्यंजन है, यानी इनका उच्चारण कंठ से होता है। अगर क उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से उच्चारित यह व्यंजन हुआ है। ख बोलेंगे तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा, यानी कंठ यानी गला में दबाव पड़ेगा। तो ये है कंठ व्यंजन। च वर्ग में च से लेकर य तक यह तालव्य है, यानी तालू से इसका उच्चारण होता है। इस बार ट वर्ग से ट से लेकर अ तक ये मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से, मुख के मूर्धा से उसका उच्चारण होता है। ट वर्ग ट से लेकर न तक यह दंत के व्यंजन है, यानी इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो दांतों से उच्चारण होता है। जैसे त, अगर त आप बोलेंगे तो जो जीभ है वह त से यानी दांत से जाके टकरानी, यानी जीभ मुंह के अंदर में घूमती है और जिन जिन भावों का स्पर्श करती है और वायु भी जिन जिन भावों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, वो वही व्यंजन माने जाते हैं। तो त वर्ग में जो जीभ है दांत का स्पर्श करती है, तो इसलिए वो दंत व्यंजन है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये जो है ये ओष्ठ व्यंजन कहे जाते हैं। जब हम प का उच्चारण करेंगे, देखिए आप प का उच्चारण कीजिए, प का उच्चारण करेंगे तो आपके दोनों ओठ खुल जाएंगे। फ का उच्चारण करेंगे तो दोनों ओठ लगे हैं और एक साथ बाहर ऊपर की तरफ खुल जाएंगे। प, फ, ब, भ, म, इसमें क्या है, ओठ से टकराकर वायु निकलती है, बाहर निकलती है। एक ओठ ऊपर नीचे खुलते हैं, इससे ध्वनियों का उच्चारण होता है, तो इन्हें हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। इस तरह से जो 25 वर्ण हैं वे कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा, मूर्धा के द्वारा, दांतों के द्वारा और ओष्ठ यानी ओठ के द्वारा जीभ और वायु का या जीभ का स्पर्श होता है और वहां से ध्वनियां उच्चारित होती हैं। इसलिए स्पर्श ध्वनि है। स्पर्श यानी स्पर्श होना, छूकर वायु बाहर निकलती है या जीभ अलग अलग हिस्सों को छूती है और ध्वनि का उच्चारण होता है, इसलिए स्पर्श ध्वनि इन्हें कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन हुए। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिसका उच्चारण करते समय जीभ या वायु मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श नहीं करती, बिना किए वायु बाहर निकल जाती है और ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है। जैसे य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है। इनका
मुख के अवयवों का जिह्वा के द्वारा या वायु के द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता, वायु निर्बाध गति से बाहर निकल जाती है। तो ये है य। उच्चारण का देखिए य र, जब र बोलेंगे आप तो जीभ मुंह के अंदर घूमती, ऊपर नीचे घूमेगी, र ऊपर नीचे जीभ घूमने लगी। तो ये है य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, और जब वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है तो थोड़ी उष्मा यानी गर्मी पैदा हो जाती है और इन वर्णों का उच्चारण हो जाता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये श, श, श और ये ह, ये ऊष्म व्यंजन है। और ये भी स्पर्श के रूप में कभी कभी काम कर लेते हैं। ये 3 व्यंजन, इन्हें कहते हैं तालव्य स। ये देखिए ये है तालव्य स, इसे तालव्य स कहा जाता है क्योंकि कभी कभी तालु का स्पर्श भी है, तालव्य स। इसे मूर्धन्य स कहा जाता है, मूर्धन्य स, मूर्धा के द्वारा। और यह है दंत स, दांत से। लेकिन इनका स्पर्श उस हिसाब से नहीं होता, वैसा नहीं होता जैसा कि बाकी अभी हम व्यंजनों का देखे, प वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग का हमने देखा, उनका जैसा स्पर्श होता है ऐसा नहीं होता। ये ऊष्म व्यंजन है, लेकिन इन्हें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कहा जाता है। इसके बाद अन्य ध्वनियां भी हैं। स्वर वर्ण का जब हम विचार कर रहे थे पहले वीडियो में, तो हमने आगत ध्वनि के विषय में भी विचार किया था, चर्चा की थी। तो आगत ध्वनि क्या है, अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियों को आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे इनका ये अ, जैसे डॉक्टर, हम उच्चारण करते हैं तो डॉक्टर कहना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है, कुछ डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टर नहीं डॉक्टर। कॉलेज, कॉलेज उच्चारण होना चाहिए, कॉलेज ना कहते कुछ कॉलेज कहते हैं, कुछ विद्यार्थी कॉलेज। बॉल न कह के बाल, डॉल न कह के डाल, तो ये गलत उच्चारण है। डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, डॉल, इनका उच्चारण होना चाहिए। इस तरह उर्दू फारसी से भी नुक्ता वाली ध्वनियां आई, जिसमें ज है, इसके बाद फ है, ये नुक्ता है, इनका उच्चारण फ, ज के रूप में होता है और ये आगत ध्वनियां हैं। इसके बाद अन्य ध्वनियों में हिंदी में प्रयोग हम करते हैं, ये देखिए ये ड है और ये ध है। इससे हम ढक्कन लिख सकते हैं, ढक्कन, क्योंकि इसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है, किसी भी शब्द के पहले भी प्रयोग हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। इसका भी जैसे हमने डलिया लिख दिया, डाल, इसका भी कहीं प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ ये बिंदी लग गई, इसका प्रयोग हम प्रारंभ में नहीं कर सकते, शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग मध्य में हो सकता है या अंत में हो सकता है। जैसे ये है पढ़ाई, पढ़ाई, यहाँ हमने इसका मध्य में प्रयोग किया। इसी प्रकार बूढ़ा, बूढ़ा, इसका अंत में प्रयोग किया। इसी तरह लड़ाई, इसका बीच में प्रयोग किया। लड़ अगर कर दिए लड़, तो इसका लड़ का अंत में प्रयोग हुआ, लेकिन इनका शुरू में प्रयोग नहीं हो सकता। ये भी हिंदी की ध्वनियां हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाए, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए क्षत्रिय, छ, त्र, य और स्त्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छ है, एक क और एक मूर्धन्य श, छ के द्वारा मेल से ये वर्ण बना है। इसी तरह एक तो है, तो और र से बना है। ये ज और य से बना है। ये श और ये र से बना है। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रीमान, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं
ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद संयुक्ताक्षर। कुछ बच्चे संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में प्रयोग भेद नहीं कर पाते, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर को एक ही मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक बन जाते हैं, जैसे त और र मिलकर एक बन गया, ये त्र हो गया, त्र एक व्यंजन ही बन गया, ये अलग नहीं है, ये एक नवीन व्यंजन बन गया है। जबकि संयुक्ताक्षर में क्या होता है, दो अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं लेकिन एक वर्ण नहीं बनते। जैसे मक्खी, ये मक्खी में एक क एक वर्ण है और एक ख एक वर्ण है, क और ख वर्ण आपस में मिल गए। उसी प्रकार ग्वाल, ग्वाल में एक ग एक वर्ण है और ये व दूसरा वर्ण, दोनों अगर मिल गए हैं तो ये ग्व हो गया, ग्व, तो ये ग्वाल हो गया। यहाँ क और ख आपस में मिल गए, तो इस तरह से मक्खी। तो ये हुआ संयुक्ताक्षर, यानी दो अलग अलग व्यंजन मिलके आपस में एक नया अक्षर बनाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे क्य, म्य, इस तरह से शब्द बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, ये द्वित्व व्यंजन क्या है? संयुक्ताक्षर में हमने देखा दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलकर कर एक अक्षर बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तो और य मिलकर हो गया त्य, यानी त्याग शब्द बन गया, ये संयुक्ताक्षर है। लेकिन द्वित्व व्यंजन क्या है? समान व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कक्का, क है, इसमें क जोड़ दिया गया, दोनों को आपस में जुड़ गए तो ऐसा हो गया। इसमें हो गया कक्का, मान लीजिए कक्का। चच्चा, अम्मा, इसमें मो मो आपस में जुड़ गए, चच्चा में चौ चौ आपस में जुड़ गए, कक्का में को आपस में जुड़ गए, तो ये द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब है समान व्यंजन आपस में जब जुड़ जाए और नया अक्षर बनाए तो द्वित्व व्यंजन कहे जाते हैं। जहां पर दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ जाए उसे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं, और जो जहां दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बना दे उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे र, र का प्रयोग। प्यारे बच्चों, र संबंधी गलतियां आप लोग अधिक करते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि र को कहां लगाना है। र को शब्द के पहले लगाना है, आगे लगाना है, नीचे लगाना है, कहां लगाना है, कहां रेप लगाना है, कहां पदे में लगाना है, आप समझ नहीं पाते। इसे ध्यान से समझिए, इससे क्या होगा कि र संबंधी गलतियां आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो र का प्रयोग हम तीन रूप से करते हैं। पहला, जब र स्वर रहित हो और उसके आगे व्यंजन हो तो उस व्यंजन में लगता है। जैसे मान लीजिए ये र है, ये स्वर रहित यानी हलंत लग गया, यानी इसमें स्वर नहीं है, इसके बाद म लग गया। इसका ये है कि र के बाद म आया है ना, र के बाद म आया मैंने म के ऊपर में ये र लगेगा, इसे बोलते हैं रेफ। जैसे धर्म, इसमें ध र म, इस हिसाब से आप समझ लीजिए। तो चूंकि र के बाद में म आया है तो ये जो र है हमेशा म के ऊपर, यानी अपने अगले व्यंजन के ऊपर में पड़ेगा। अर्ध, जैसे मान लीजिए र है और ध है, ये ध के ऊपर में र लगेगा। अगर र के आगे में जो व्यंजन होता है र हमेशा उसके ऊपर लगता है, इसे बोलते हैं रेफ। ये हुआ पहला। दूसरा क्या है? जब ये र से पहले कोई वर्ण हो और र स्वर सहित हो, जैसे उदाहरण के लिए प, प वर्ण है
उसके आगे र आ गया और र स्वर सहित है, यानी स्वर है उसमें, र में स्वर है, तो ये प के नीचे पदे में लगेगा, पदे यानी नीचे लग जाएगा। ये देखिए प्र में लग गया, इसे बोलेंगे प्र। इसी तरह व आगे पहले है, उसके बाद र है, तो ये व के नीचे व्र, व्र। अगर इसी तरह ध पहले है, र बाद में है, तो ध्र। यानी र के बाद म आए या कोई भी व्यंजन आए तो र उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है। र से पहले यदि कोई व्यंजन आए तो र उसके नीचे लग जाता है, जैसे ब्र में लग गया। पहले अगर र के पहले अगर व्यंजन आए तो उसके नीचे लगता है। और कुछ खड़ी विहीन, ये तीसरा, खड़ी पाई विहीन जो व्यंजन है उनके नीचे पदेन में र लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि ड है, ड के बाद र है तो ये उसके नीचे लग जाता है पदेन में, ड्र। इसी तरह ट है, ट के नीचे, ट के बाद अगर र है तो र ट के नीचे लगेगा, तो ये हो जाएगा त्र। जैसे ट्रक, ड्रामा, ड्रम, तो इस तरह र का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए जिससे र संबंधी मात्रा की गलती न हो, र संबंधी प्रयोग में अशुद्धि न रहे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का भेद। व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चरित होता है व्यंजन, तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं। वे हैं अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ये उच्चारण की दृष्टि से अल्प प्राण जिस व्यंजन में उच्चारण करते समय कम समय लगे और कम हवा निकले, उच्चारण करते समय कम समय लगे और कम वायु निकले, उसे कहते हैं अल्प प्राण। जितने भी जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर वही अंग, य, म, र, म, न, अड़, ये जो भी पंचमाक्षर हैं, पंच अक्षर जो अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है जिनका, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा क, ग, ये सब अल्प प्राण है। और महाप्राण इसके ठीक विपरीत है। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा अधिक निकले, समय अधिक लगे, उसे महाप्राण कहते हैं। उसमें महाप्राण में ख, छ, झ, इनका उच्चारण देखिए। क का उच्चारण कीजिए, जल्दी उच्चरित हुआ क। ख ज्यादा समय लग रहा है, ग कम हो गया, घ ज्यादा समय लग रहा है। तो जिसमें ज्यादा समय लगता है वह महाप्राण है, जिसमें कम समय लगता है वह अल्प प्राण है। अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक, सीधी सी बात है। तो इसलिए इनका उच्चारण की दृष्टि से इनका भेद किया गया है। इसके बाद कंपन की दृष्टि से भी भेद है, अघोष और सघोष। कंपन यानी वही उच्चारण करते समय वायु मुख से तेजी से निकलती है और कांपते हुए निकलती है, जिससे उच्चारण कंपित होता है, वर्ण कंपन के द्वारा उच्चरित होते हैं। तो वायु के इस कंपन के चलते इसके भी दो भेद किए गए हैं। जिसमें कम कंपन हो उसे अघोष बोलते हैं। घोष का मतलब आवाज, घोष मतलब आवाज, जिसमें कम आवाज निकले, कम वायु में कंपन हो, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें भी क और ये ख, ये अघोष व्यंजन है। और इसके विपरीत जिसमें हवा तेजी से निकले और घोष अधिक आवाज हो, अधिक कंपन हो वर्ण के उच्चारण में, उसे कहते हैं सघोष, जिसमें ग, घ जैसे वर्ण व्यंजन आएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद माने वर्णों को अलग अलग करना। जैसे वही जिसमें
स्वर है, स्वर को अलग कर देना, मात्रा है तो मात्रा को अलग कर देना, यानी वर्णों का विच्छेद। उदाहरण के जैसा पहले यही लेते हैं कमल। कमल का अगर वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो आपको पता है कि क में अ है, इसी तरह म में अ है और ल में अ है। ये हो गया कमल। क, यहाँ एक क, ये म और ये ल, कमल। इसी तरह अगर मात्रा के हिसाब से मोर, तो इसमें म है, क्योंकि यहाँ पे स्वर है इसलिए इसके आगे और ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये मो है, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ये ओ है क्योंकि ओ की मात्रा ये है। इसके बाद र, इसके बाद अ। ये है मोर। विजय व है, इसके बाद ज, इसमें अ लगा हुआ है, इसके बाद य, इसमें अ है। इसी तरह जो भी वर्ण आए, प्रकृति, तथागत, संभव, जो भी जितने भी शब्द हैं, अगर उन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये इसी तरह उनका वर्ण विच्छेद हो सकता है। तो इस तरह हमने व्यंजन को समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कक्षा में व्यंजन को भली भांति समझ गए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका निरंतर अभ्यास कीजिए, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में वर्ण विचार से शब्द आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।